तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। देखो, आज हम लोग बात करेंगे आज बजट सेशन में। और बजट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है बजट के हिसाब से। ऐसे मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं जो बजट बजट के हिसाब से, यूनियन बजट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आइए हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। और क्या है सवाल, वो सब बातें करेंगे हम लोग। तो आप लोग जल्दी से एक बार सभी के लिए मैसेज कर दीजिएगा, क्लास में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के बारे में, यूनियन बजट के बारे में, एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए सभी लोग जुड़ते हैं इस सेशन से। यहाँ पे बजट एट अ ग्लांस बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बजट में बेसिकली दो हिस्से होते हैं, आप जानते हैं कि एक रेवेन्यू पार्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर, यानी एक खर्चा होता है और एक आमदनी होती है। बजट बेसिकली है क्या? एक जो है आमदनी का खर्चा और जो है आमदनी का एक लेखा जोखा है। इसी को हम लोग बजट कहते हैं, इसी को हम लोग बजट कहते हैं ना। तो बजट तो सिंपल सा है। अब रिसिट दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसिट और एक कैपिटल रिसिट। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको कुछ यहाँ पे डाटा देखना है, ज्यादा अभी अंदर नहीं घुसने का इसमें, अभी मेन मेन बातें समझनी है। कि यदि आपसे पूछा जाए कि रेवेन्यू रिसिट की बात करें, तो रेवेन्यू रिसिट देखो, आप कंटिन्यू आप इसको देख रहे हैं, है ना। तो ये जो है सबसे ज्यादा कितना हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यू रेवेन्यू रिसिट जो है बढ़ती जा रही है, और कैपिटल रिसिट जो है वो घटती जा रही है। यानी कैपिटल जो बना रहे हैं हम लोग उसमें पैसा कम दे रहे हैं, और रेवेन्यू जो जहां से आ रहा है वो हमें ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। यानी रेवेन्यू क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि इसमें हम लोग बोरोइंग्स को भी जोड़ लेते हैं, जो हमने अलग अलग जगह से बोरोइंग्स ली है, उधारी ली है। और ये एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो देखो एक्सपेंडिचर का भी हिस्सा कुछ इस तरीके से है। फिलहाल में हमें इस पे बात नहीं करनी, हमें मेन जो एमसीक्यूज हैं इस पे बात करनी है कि क्या इसके बेसिकली एम है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या कौन कौन से एमसीक्यू इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी पीएम गति शक्ति। ठीक है, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत हमें पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इस पर्टिकुलर बजट का थीम था कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत हमें वर्ल्ड क्लास, यानी दुनिया में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अलग अलग जगह पे, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ठीक है, सभी लोगों तक मैसेज तो पहुंच गया होगा मुझे लग रहा है, तो क्लासेस आप लोगों को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ जो पीएम गति शक्ति की बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि ये मास्टर प्लान है जिससे कि हम अपना मॉडर्न स्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बना सकें, बिल्कुल दुनिया के जैसा, अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज के हिसाब से। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात की गई है कि 2022-23 में हमें अपने नेशनल हाईवेज जो हैं, नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वो 25,000 किलोमीटर, मतलब 2022-23 में 25,000 किलोमीटर हमें नेशनल हाईवेज बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, यानी बेसिकली रेलवे ने एक जिम्मा उठाया है कि वो पोस्टल सर्विसेज का भी काम करेगी। डाक विभाग से मिलकर के, भारत के जो डाक विभाग है, मतलब डाक व्यवस्था है पूरी, उससे और ये रेलवे विभाग, मतलब रेलवे मंत्रालय, दोनों मिलकर काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि मैं बात करूं, डाक विभाग बहुत ही मजबूत विभाग है। आप देखोगे कि पूरे पूरे भारत में हर एक छोटे से छोटे जगह पे डाक विभाग मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए इसमें एक और बात बोली थी कि हमें 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन बनानी है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें की हैं, तो हम इन सबको एमसीक्यूज के तौर पे हम देखते हैं, है ना। और ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा अभी ग्रुप में, बाद बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, उसको मैं भी दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है जो टेलीग्राम एग्जाम दृष्टि ऑफिशियल, उसमें भी आपको दे दूंगा। ये आपको देखने की जरूरत है। आइए हम एमसीक्यू पे आते हैं। ये अलग अलग सेक्टर को सारे मिलाकर के हमने 50 एमसीक्यू आप लोगों के सामने बनाए हैं। देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न एक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है ना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी करेंट 22-23 में, यानी 22-23 की बात करें तो कितनी जो है वृद्धि दर रह सकती है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 7.2%, 8.2%, 9.2% और 10.2%। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े याद रखना है आपको। यहां पे बोला गया कि इंडिया की जो विकास दर है वो 9.2% रह सकती है
इस वित्त वर्ष में ऐसा एस्टिमेट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर बजट में, याद रखना है बजट का एस्टिमेट है ना। सो बजट में इसका एस्टिमेशन है 9.2% का एस्टिमेशन है। तो ये डाटा याद रखना कि बजट की बात है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने लाख नए रोजगार सृजन करने हैं। सो यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, इसके तहत हमें क्या करना है, इसे हम लोग PLIS बोलते हैं। सो ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है, इसके तहत अलग अलग 14 सेक्टर में हमने सोचा है कि कम से कम हम 60 लाख रोजगार का सृजन करें। सो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। बजट से एक एक डाटा जो निकाले गए हैं वो वहां से है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने जो है अपने सॉरी अगले 25 वर्ष में, अगले 25 वर्ष को आप पता होगा कि हम लोग अमृत काल कह रहे हैं ना, भारत का अमृत काल कह रहे हैं। कब से, जो है 75वें स्वतंत्र वर्ष से लेकर के 100वें स्वतंत्रता वर्ष तक, है ना। तो इसको हम लोग अमृत काल की संख्या दी है। और अभी हम लोग भारत का जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि हम लोग 75वीं वर्ष गांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की। सो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में किन प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। सो इनमें से ये 4 चीजें हैं, है ना, चारों की चारों चीजों पे यहाँ पे जोर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पीएम गति शक्ति, समेकित विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके बाद उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर और ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यक्रम, और निवेश को वित्तीय मदद। तो ये 4 बेसिक पिलर हैं इस बार के बजट के। तो ये सारे के सारे पिलर याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक सेकेंड। इसके 4 पिलर थे, तो ये चारों के चारों पिलर हमें याद रखने हैं, ठीक है, हमारे बजट के। और इसे अमृत काल कहा जा रहा है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये बताओ 22-23 में, यानी 2022 और 23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात कर रहा है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के माध्यम से ये बनाए जाएंगे। सो कितनी जगह पे बात की, याद रखना 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की गई है। सो शब्द याद रखना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की यहां पे बात हो रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे जैसे कि 4, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कहाँ कहाँ बनेंगे ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन 4 बनाए जाएंगे। 2022 और 23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अब देखो ये कवच प्रोग्राम की बात की जा रही है, ठीक है। कवच प्रोग्राम की बात की जा रही है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल बी एडेड इन द रेल रूट नेटवर्क in 2021 22 to 23 under the indigenous world class technology and capacity armor। ये नहीं है बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कवच बोल रहे हैं, रक्षा कवच, जो इसके लिए एक योजना ही हमने स्टार्ट की, कवच, ठीक है। सो याद रखना ये हमने 2000 किलोमीटर को हमने इसमें जोड़ा है। और ये कवच प्रोग्राम है क्या, बेसिकली रेलवे का प्रोग्राम है, और ये एक एंटी कॉलिजन सिस्टम है। यस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, एंटी कॉलिजन सिस्टम है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो ग्रेट। अब आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले 3 साल के दौरान कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का हमें मतलब कितनी रेलगाड़ियां बनानी है वंदे भारत कैटेगरी की, है ना, जिसे हम लोग ट्रेन 18 कहते हैं। ट्रेन 18 का नाम ही वंदे भारत एक्सप्रेस पड़ा, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये कितनी कर दी गई, याद रखना, वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या है, हमें अगले 3 साल में 400 नई ट्रेन बनानी है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनानी है, याद रखना, है ना, जिन्हें हम ट्रेन 18 कह रहे हैं, ये बनानी है। सो ये बात हमें क्लियर हुई।
इतनी ट्रेनें हमें बनानी है अगले अगले जो है 3 साल में। अगले 3 साल में 400 ट्रेन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले 3 साल के दौरान मल्टी लॉजिस्टिक के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात नहीं की जा रही है, यहां बोला जाए कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करना है। तो यहाँ कार्गो टर्मिनल की बात की जा रही है, तो कितने कार्गो टर्मिनल विकसित करने हैं, ये सवाल यहां से आपसे पूछा जा रहा है। सो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 कार्गो टर्मिनल हमें विकसित करने हैं। 100 यानी 100 कार्गो टर्मिनल हमें विकसित करने हैं, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 3 साल में ये हमारा उद्देश्य है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस बजट से जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022 और 23 में कितने किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा, तो ये आप बता सकते हैं। अभी अभी मैंने तुरंत बताया कि कितने किलोमीटर का इसमें विस्तार होने वाला है, तो ये होने वाला है सर 25,000 किलोमीटर का, ये अभी अभी बात बोली है 25,000 किलोमीटर का ये विस्तार होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कौन सी संकल्पना की गई है, यानी कि हमें जो है लोकल ट्रेड है और सप्लाई है उसको बढ़ाना है, लोकल की जो चीजें उनको प्रोत्साहित करना है। तो इसके लिए एक नई योजना की बात की गई इस बजट में, एक नई योजना की बात की गई, उस योजना का नाम क्या है, एक मंडल एक उत्पाद, एक टर्मिनल एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद और एक जंक्शन एक उत्पाद। सो इस योजना का नाम है एक स्टेशन एक उत्पाद, है ना। हर एक स्टेशन के लिए एक उत्पाद डेजिग्नेट कर दिया जाएगा और उस जो है स्टेशन से उस पर्टिकुलर टाइप के उत्पाद के लिए ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, सो दैट कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकें, हम लोकल चीजों को प्रमोट कर सकें, लोकल ट्रेड को एनहांस कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो हमने बात की एक ट्रेन एक उत्पाद की बात, एक स्टेशन एक उत्पाद। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे कितने किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। सो ये बात मैंने आपको बताई थी, यदि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया था कि ये मान लो गंगा नदी है, तो इसके 5 किलोमीटर के जो स्ट्रिप है, चौड़ाई के गलियारा है, उसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए, रसायन मुक्त खेती होना चाहिए, केमिकल फ्री खेती होना चाहिए, फर्टिलाइजर मुक्त खेती होना चाहिए। सो ये डाटा आपको याद रखना, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन की सुविधा होगी, इस ड्रोन का नाम क्या होगा। तो इस ड्रोन के क्या नाम होंगे ये आप बताओ। तो ये ड्रोन का नाम बेसिकली होगा, याद रखना, किसान ड्रोन, इसका नाम क्या होने वाला है, किसान ड्रोन। तो किसान ड्रोन के बारे में हमारे बजट में बात की गई है, सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम, किसान ड्रोन। यहाँ पे यदि फार्मर ड्रोन आता है तो वो नाम नहीं होगा, किसान ड्रोन ही इसका नाम है, ठीक है। सो नाम हमेशा नाम ही होता है, वो इंग्लिश हिंदी में बदलता नहीं है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट, तो किसान ड्रोन की बात की गई, ये क्या करेगा, हमारी फसलों का आकलन करेगा और ये छिड़काव करेगा जो है कीटनाशकों का, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, यानी खर्च किया जाएगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे। सो केन बेतवा प्रोजेक्ट पर कितना खर्च किया जा रहा है, 1400 करोड़। सो ये डाटा महत्वपूर्ण है, आपको एग्जैक्टली याद रखना है डाटा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए केन और बेतवा दोनों ही जो है यमुना नदी की सहायक जो है नदी है, यानी यमुना नदी की ये ट्रिब्यूटरीज है अंग्रेजी में बोले तो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किन पोर्टल को आपस में जोड़ा जा रहा है, इनमें से कौन कौन से पोर्टल्स को आपस में जा रहा है। तो अलग अलग पोर्टल्स है, जैसे उद्यम पोर्टल है, ई श्रम हो गया, एनसीएस हो गया और असीम पोर्टल। सो याद रखना, इन सारे के सारे पोर्टल्स को जोड़ा जा रहा है और इनको जोड़ करके एक पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। सो ये सभी पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा, सो दैट कि आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। तो ये पांचों के पांचों पोर्टल्स को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल, इन सबको जोड़कर जो है एक पोर्टल बना दिया जाएगा। सो सभी को जोड़ा जा रहा है, याद रखना। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखो इसमें कई सारे नाम हैं कि जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है के जरिए नागरिकों की जो है स्किल बढ़ाई जाए, नागरिकों को और स्किल्ड किया जाए।
तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, तो उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। इसमें अलग अलग डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, स्टैक ई पोर्टल जिसे सिंपल में हम लोग बोल रहे हैं, उसके बाद स्किल इंडिया पोर्टल, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर पोर्टल, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्टैक पोर्टल। ठीक है, तो स्टैक ई पोर्टल जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे जो डिजिटल तरीके से यानी डिजिटल माध्यमों से लोगों को प्रशिक्षण देगा, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर और अलग वेबसाइट्स हो गए, एप्स हो गए, उनके थ्रू लोगों को प्रशिक्षण देगा। तो याद रखना है पोर्टल का नाम क्या है, स्टैक पोर्टल। ठीक है, स्टैक पोर्टल। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को कितने टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो यहाँ पे चैनलों पे दिखाया जाएगा, तो पीएम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम विल बी सोन ऑन हाउ मेनी टीवी चैनल्स, तो कितने टीवी चैनल्स पे? याद रखना 200 टीवी चैनल्स पे ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा, ई विद्या वन क्लास वन चैनल का पोर्टल। ठीक है, सो ये याद रखना आपको 200 पोर्टल्स में। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीजें, है ना, यहाँ सवाल सीधे पूछे जाएंगे आपसे। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिकता स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक नेटवर्क स्थापित किया जाना है। सो कितने ऐसे टेली नेटवर्क जो है ये होने वाले हैं, कितने ऐसे टेली नेटवर्क केंद्र होने वाले हैं जिसको एक साथ जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे 13 लिखा है, 17 लिखा है, 23 लिखा है और 33 लिखा है। तो आंसर याद रखना 23 यानी 23। सो 23 ऐसे जो है मेंटल हेल्थ शेयर को यहाँ पे मेंटल हेल्थ केंद्र को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जो क्या बनाएगा, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो दैट कि लोगों जो मानसिक तौर पे परेशान हो जाते हैं लोग, तो वो ना हो पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे, बजट में कितनी आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में उन्नयन किया जाएगा, है ना। सो आंगनबाड़ी के लिए यहाँ पर प्रोग्राम है, आंगनबाड़ी आप देखते हैं जो है आईसीडीएस को जो है इम्प्लीमेंट कराता है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष जो है एक संस्था के रूप में काम करती है। तो कितनी जो है आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा? सो याद रखना ये किया जाएगा आपका 2 लाख आंगनबाड़ी को, है ना। सो 2 लाख, तो 2 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में हमें हर घर नल से जल पहुंचाना है और कितने लोग? 3.8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना है। तो ऐसी स्थिति में कितना धन आवंटन किया गया? तो ये डाटा याद रखना। देखो यूपीपीसीएस जो है डाटा से बहुत ज्यादा मतलब, या फिर कोई भी एग्जाम जो इस तरीके से होते हैं वो डाटा के बहुत लवर होते हैं, तो ये डाटा याद रखना कितना? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ना। सो 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितना धन आवंटित किया गया, ये डाटा भी आपको याद रखना। सो 48,000 करोड़ का डाटा जो है, 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं कि 2022-23 में 80 लाख घर पूरे हो सके। उसके लिए बजट में 48 जो है हजार करोड़ 48,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उत्तर सीमा पे छुटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों में विकास के लिए, यानी जो हमारे जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस हैं स्पेशली, उनको हमें अपग्रेड करना है, उनमें थोड़ा सा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सो दैट कि वहां से हमारी कनेक्टिविटी हो सके। तो इसके लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, उसका नाम क्या है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? सो इसमें डिफरेंट है, इसके नाम है संपर्क ग्राम योजना, स्मार्ट ग्राम योजना, जीवंत ग्राम योजना या फिर अटल ग्राम योजना। सो याद रखना इसका नाम होगा जीवंत ग्राम कार्यक्रम, प्लीज नोट इट डाउन। सो जीवंत ग्राम कार्यक्रम इसका नाम होने वाला है। ठीक है, एक एक करके, बहुत सिंपल सी बातें हैं। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसे हम लोग पीएम डिवाइन कह रहे हैं। सिंपल से ये देखो, अकेला इतना भी आ सकता है ना, आपसे बोला जाएगा कि पीएम डिवाइन क्या है। ठीक है,
सो पीएम डिवाइन क्या है बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए विशेष इनिशिएटिव लिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सो इस योजना का नाम रखा है पीएम डिवाइन, है ना। सो इस नाम को याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी ही योजना है, ठीक। सो इसके लिए कितना धन का आवंटन किया गया है, 1500 करोड़, 2500 करोड़, 3500 करोड़ या 4500 करोड़। तो याद रखना इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की बात की है। अब देखो ये क्या खोलना है, याद रखें डिजिटल बैंकिंग इकाई, है ना। तो ये क्या खोलना है, डिजिटल बैंकिंग इकाई खोल रहे हैं, बैंकिंग इकाई खोल रहे हैं, ठीक है, यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं। सो 75 जिले में कितनी खोलना है, याद रखना हर एक जिले में एक इकाई, तो 75 में 75, है ना, 75 में 75 ये डिजिटल जो है जिसे बोला डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोल रहे हैं, सो दैट कि आप डिजिटल लोग जो है समझ पाएंगे डिजिटल बैंकिंग होती क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये सब चीजें समझ पाए। ओके, तो 75 प्लीज नोट इट डाउन, है ना। अब देखो इस ई पासपोर्ट क्या है, यहाँ पे ई पासपोर्ट की जिक्र की गई इस हमारे बजट में। सो एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरुआत किए जाएंगे। यहाँ पे बोला है कि उस जो पासपोर्ट में ना चिप लगी होगी, एम्बेडेड चिप होगी, और इसे हम लोग ई पासपोर्ट की संज्ञा दे रहे हैं। ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विल बी इंट्रोड्यूस। सो ये यहाँ पे बात बोली गई है। शहरी नियोजन की बात यहाँ पे की गई है। शहरी नियोजन के बारे में बात करें, यानी जो है शहर को किस तरीके से हम नियोजित कर सकते हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। सो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी से या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सॉरी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ज्यादा चलन में होने वाले आने वाले समय में। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे खूब सारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाए, है ना। और ऐसे चार्जिंग स्टेशन बना जाए जहां पे कि बैटरी की स्वैपिंग हो सके, यानी डिस्चार्ज बैटरी को वहां रख दें, चार्ज बैटरी हम अपनी बाइक में रख लें या गाड़ी में रख लें या वटेवर जो भी है। तो इस तरीके की यहाँ पे बात की गई है शहरी नियोजन में। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भी यहाँ पे बात की गई है, भूमि रिकॉर्ड के आरटी आधारित प्रबंधन, है ना। तो यहाँ पे एक बात बोली गई कि भूमि पार्सल बनाना चाहिए, है ना। और भूमि प्रबंधन के लिए एक, जैसे आपका एक पट्टा है या आपका एक लैंड है, तो उसके लिए एक यूनिक नंबर मिल जाए, यूनिक आईडी मिल जाए, उसके हिसाब से फिर आपकी टेरिटरी जितना भी आप जितने भी एरिया में आपकी जमीन है वो सुरक्षित रहे। सो ये हमने बात की। अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड कोऑपरेट एग्जिट की बात की गई। अब देखो यहाँ पे एक बात की जाती है कि अभी भी क्या है कि यदि हमारे देश में कंपनी बंद करनी है तो बंद करने की भी प्रोसेस जो है वो बहुत कठिन है। जिस तरीके से कंपनी खोलने की प्रोसेस कठिन है, तो बंद करने की, तो इन्होंने बोला कि यदि कॉर्पोरेट कोई बंद करना चाहता है कंपनी, तो उसके एग्जिट की प्रोसेस को सिंपल बनाया जाए। तो सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, यानी इसे सीपैस बोला है, याद रखना सीपैस बोला है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग कॉर्पोरेट एग्जिट। तो सीपैस पूछा जा सकता है कि ये सीपैस क्या है, तो ये आप बता देना कि ये बेसिकली कॉर्पोरेट के लिए बाइंडिंग, अपनी कंपनी को बाइंड अप करना है जल्दी से, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बंद करना है कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात बोलिए, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये किस चीज के बारे में काम करेगी, ये काम करेगी बेसिकली कि हमारे विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में क्या कैरियर है, एनिमेशन के फील्ड में क्या कैरियर है, गेमिंग के फील्ड में, कॉमिक की फील्ड में बहुत सारा अभी जो है बहुत कुछ करना बाकी है, तो इस फील्ड में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स क्या है, तो आपको लगेगा कोई बेसिकली ऐसी कोई फोर्स बनाएगी जिससे आतंकवाद से लड़ना है या कुछ इस तरीके से। तो याद रखना ये फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, है ना। तो एवीजीसी का फुल फॉर्म इस तरीके से है ना, प्रमोशन टास्क फोर्स है, तो ये याद रखना आपको। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में बजट में हमारे यहाँ पे बोला गया था, टेलीकॉम सेक्टर में बजट की बात करें तो स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग लेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G। तो 5G प्रोडक्शन के बारे में बात की, मतलब 5G स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। तो 5G स्कीम के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे साथ साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई, यानी हमें अपने देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस करना है
है ना, और नया जो है नया लेजिस्लेशन लाना है, सो दैट कि जो स्टेट्स हैं वो भी पार्टनर बन सकें डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब में। सो अभी हमारे पास एक्ट है बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। तो इस जो इस पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा नए कानून के द्वारा, नए लेजिस्लेशन के द्वारा। सो ये भी यहाँ पे बात बोली गई, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो आगे भी क्वेश्चन है। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। सो घरेलू उद्योग के निर्धारित पूंजीगत खरीदारी के बजट में कितने प्रतिशत निर्धारित किया? तो याद रखना ये 68% है, पिछली बार ये 58% था, है ना। सो ये 10% यहाँ पे बढ़ गया है। अब 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट, है ना, embarked for the domestic industry up to 58% in 21 and 22। सो ये यहाँ पे बात बोली है। बेसिकली हमने क्या कहना है कि जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो उसमें 68% प्रोक्योरमेंट करेंगे हम अब, और पिछले साल हम लोग 58% प्रोक्योरमेंट करते थे। डिफेंस की बात करें यहाँ पे, तो डिफेंस में बोला है कि डिफेंस R&D defense R&D to be opened up for the industry, startups and academia with a 25% of defense research and development budget embarked। यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो जितना भी डिफेंस का बजट होता है उसका 25% बजट डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे हमारे बजट में की गई है। यानी डिफेंस का 25% है, याद रखना है ना। तो डिफेंस का 25%, सो डिफेंस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, है ना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब पे काम किया जाएगा। 25% बजट इसी पे काम करेगा डिफेंस का। इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी टू बी सेट अप फॉर द मीटिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो जो मान लो आपको डिफेंस से संबंधित कुछ इक्विपमेंट बनाना है तो इसके लिए एक बड़ी बॉडी बनाई जाएगी, अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, नोडल एजेंसी रहेगी, वहां से आप सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, परमिशन ले सकते हो। स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक का रखा गया है ना? 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो याद रखना ये 2030 तक की बात की जा रही है, 2030 तक की बजट में इतना बात किया गया, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग देखो 175 जो गीगावाट का टारगेट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारे ये नए टारगेट्स हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में कितने प्रतिशत बायोमास जो पैलेट्स फायर किए जाते हैं, है ना। सो ये देखो जैसे कोई एक पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें हम ये बायोमास का ये पैलेट्स बनाते हैं ना, इस तरीके से ये छोटे छोटे, और इसको हम इसमें डालते हैं सो दैट कि ये जल जाए, बायोमास का बनाते हैं, ठीक है। सो कितने प्रतिशत किए जाएंगे, कितने प्रतिशत बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे, ये है। तो ये याद रखना, ये संख्या है 5 से 7%, 5 से 7% पैलेट्स फायर किए जाएंगे इसमें। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे CO2 सेविंग ऑफ 38 MMT एनुअली, यहाँ पे बात बोलेगी यदि ये पैलेट्स आप क्या करते हो, पैलेट्स फायर करते हो इसमें, तो उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, वो पैलेट्स बनाएंगे क्योंकि, है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोकल एरिया में। उसके बाद जो स्टबल बर्निंग है आप देखते हो, तो स्टबल बर्निंग को भी रोका जा सकता है, यानी स्टबल बर्निंग इतनी ज्यादा होती है उसको भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी उस स्टबल की हम क्या बना सकते हैं, जो है बना सकते हैं हम लोग पैलेट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे पैलेट्स बना करके देन हम थर्मल पावर प्लांट को बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट IFSC के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने वाली है, इंस्टीट्यूशन टू बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी, गुजरात में, है ना, गांधीनगर में। और उसके बाद यहाँ पे एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनेगा, ये भी यहाँ पे बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर टू बी सेट अप फॉर द टाइमली जो है सेटलमेंट डिस्प्यूट अंडर द इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना। सो ये बात बोली गई कि एक हमारे लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात भी की गई इस बजट में। अब यहाँ पे 2022-23 तक ब्लॉकचेन का उपयोग कर जारी करना है। RBI ने बेसिकली ब्लॉकचेन के उपयोग के बारे में बात की है, और उसके बाद ये RBI जो है अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, और संभावित तौर पे जुलाई अगस्त के बीच में ये जारी करने वाले हैं RBI अपनी डिजिटल मुद्रा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इस पर्टिकुलर बजट से, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। सो राज्यों को वृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद एक परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपए था, और वर्तमान में
संशोधित अनुमान में 15,000 करोड़ रुपए। तो ये तो कुछ बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन था और 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण करना है। मतलब हमें जो राज्यों को पैसा देना है वो ब्याज के बिना देना है, ब्याज नहीं लगाएंगे उस पे, और लेकिन उनको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 2022-23 में राज्यों को आपका जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमान होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। सो ये कुछ ऐसे डाटा है। देखो जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें, कितना रेवेन्यू था, कितना बजट का एस्टिमेट था, तो ये कुछ डाटा है। जैसे बजट एस्टिमेट हमारा था 34.83 लाख करोड़ का 2021-22 का। 2021-22 का रिवाइज एस्टिमेट क्या था, तो रिवाइज 2021-22 का बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये था आपका 37.70 लाख करोड़। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर यदि मैं बात करूं इस टाइम का, यानी कि 2022-23 का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है डाटा। 39.45 लाख करोड़ ये टोटल एक्सपेंडिचर है किसका, 2022-23 का। टोटल रिसिट कितना पैसा आएगा हमारे पास, है ना, तो वो आएगा अदर देन बोरोइंग्स, यानी बोरोइंग्स के अलावा, तो वो आएगा, याद रखना, 2022-23 में 22.84 लाख करोड़। ठीक है। सो अदर देन बोरोइंग्स की बात हो रही है ना, बोरोइंग्स के अलावा। अब बोरोइंग से हम क्या करते हैं, डेफिसिट को कम कर लेते हैं। मतलब ये बोरोइंग्स लेके बराबर जितना हमें अभी एस्टिमेट खर्चा है, हम बाहर से बोरोइंग्स ले लेते हैं और फिर हम इतना खर्चे के लिए इतना पैसा ले लेते हैं। तो ये बात हो गई। फिजिकल डेफिसिट इन करेंट ईयर की बात करें तो 6.9% ऑफ जीडीपी जो है यहाँ पे हमारा क्या है, फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है इस साल का, है ना, अगेंस्ट द 6.8 इन बजट एस्टिमेट। और बजट एस्टिमेट में बात बोली 6.8% रहने वाला है। फिजिकल डेफिसिट 2022-23 की बात करें तो यहाँ पे बात बोली गई कि 2022-23 का जो फिजिकल डेफिसिट होने वाला है वो 6.4% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। ये एस्टिमेट किया गया 2022-23 के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये हिंदी में आपके लिए सेम आंकड़े हैं, कुछ सवाल और अभी है। जैसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय द cooperatives budget down from the 18.5% टू, तो याद रखना ये कॉर्पोरेट के लिए जो है जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको घटा दिया है, इसे हम लोग मैट कहते हैं, है ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहते हैं। सो ये कितना हुआ करता था पहले, 18.5% हुआ करता था, अब इसको घटा करके 15% कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, सभी के लिए देना ही है। सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू, सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें पहले 12% इसमें सरचार्ज रहता था। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो उसे हम सरचार्ज बोलते हैं। तो अब ये इसको घटा दिया है और ये कर दिया 7%। ठीक है। सो ये किसके लिए, याद रखना, हैविंग द टोटल इनकम मोर देन 1 लाख करोड़ एंड अप टू 10 लाख, सॉरी 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जिसकी भी यहाँ पे इनकम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसी स्थिति में उसको 7% जो है अब टैक्स सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज, टैक्स नहीं, सरचार्ज की बात हो रही है। ठीक है। सही। पैरिटी इन नेशनल पेंशन स्कीम की बात की गई है ना, टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, 10% से 14% टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है ऑन द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस स्कीम के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ा दी है, मतलब 14% कर दिया। ठीक है। सो ये हमारी बात हुई। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी, सो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, डायमंड्स आ जाएंगे, पॉलिश डायमंड, जेम स्टोन्स, है ना, जो आभूषण सब कुछ होते हैं, तो इन पे जो टैक्स की बात की गई है ना, तो इन सब पे ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी थी बेसिकली, वो घटा दी गई है। कस्टम ड्यूटी घटा दी है, वो 5% कस्टम ड्यूटी कर दी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अब इतनी बात हो गई, ओके ग्रेट। अब आगे की बात करेंगे। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऑफ एटलीस्ट 400 पर केजी टू बी पेड ऑन द इमिसिएशन ज्वेलरी इंपोर्ट, तो ये ठीक है, हटाओ। अब यहाँ पे और tariff measures to encourage the blending of fuels, so unblended fuel to attract an additional differentiated excise due to duty of 2 rupees per liter। so यहाँ पे ये बात बोलेगी कि जो अनब्लेंडेड जो फ्यूल यदि कोई बेचता है तो उस पर 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा
उस पर टैरिफ लगेगा, उस पर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सो इसका मतलब सो दैट कि वो ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे लिए बेचे, ब्लेंडेड जो है हमारे पास डीजल आए। सो इस तरीके से ये बात की गई है। सो 2%, 2 रुपए पर लीटर ब्लेंडेड, अनब्लेंडेड पेट्रोल जो तेल है, ऑयल है, फ्यूल है, उस पर लगाया गया है। ये प्रभावी रहेगा 1 अक्टूबर 2022 से, सो दैट कि लोग ब्लेंडेड जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो ब्लेंडेड फ्यूल को ही बेचें। ड्यूटी बीइंग रिड्यूस्ड ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिप एक्वाकल्चर प्रमोटिंग इट्स एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो एक्वाकल्चर से संबंधित ड्यूटीज हैं उसको घटाया गया है। ये कुछ बजट के हमने क्वेश्चंस किए है ना, ये कुछ बजट के जो संभावित क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग अभी दूसरी क्लास करेंगे। ठीक है।